Hi friends, good evening. Most welcome on इकोनॉमिक शास्त्र। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप। इन चारों के बीच में क्या केमिस्ट्री है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं। देखो, अनअकैडमी का कॉम्बैट संडे को है, 2 मई को। तो आपने कॉम्बैट के लिए तैयार होना है, तो इसलिए आपको पहले से बता रहे हैं, हर संडे को टेस्ट होता है। इस संडे कॉम्बैट सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो पहली फुर्सत में जाकर के एनरोल करो और अपने आप को तैयार करो। अगर आपके इसके अंदर रैंक आ जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रैंक आ जाते हैं, तो बस तो आपकी चांदी चांदी है। आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है साल भर का। और अगर आपकी रैंक 4 से लेकर के 10 तक आती है तो आपको टोटल सब्सक्रिप्शन में 75% का डिस्काउंट मिलता है। इसी तरीके से अगर आपकी रैंक थोड़ी और बढ़ जाती है तो आपको डिस्काउंट तो मिलता है, 50% का मिलता है, फिर 25% का मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रैंक कैसी आती है। तो ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो इस समय जब पैंडेमिक है, जब हर कोई घर में बैठा अपनी तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन के आप प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अनअकैडमी से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। तो तैयार हो जाइए कॉम्बैट के लिए और फ्री सब्सक्रिप्शन को विन करिए। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। पहले तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखो। ये देखिए, अच्छा, एक बात और, आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। यस। और एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में टोटल आउटपुट से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एबीसी आ जाएगा। सिंपल है। अच्छा, देखो, मान लीजिए मेरे पास 100 यूनिट लेबर का है और मैं एक यूनिट लेबर को जो है 500 रुपया दे रहा हूं, तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? 50,000। यस। कैसे पता चला आपको? जब आपने वेज रेट को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल लेबर से, तो आपके पास क्या आएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये वेज रेट है और ये आपका टोटल यूनिट्स ऑफ लेबर है। यस। नाउ आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, क्यू अपॉन में एल। यस, क्यू अपॉन में एल लिख सकते हैं। टोटल आउटपुट को टोटल लेबर से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप टोटल आउटपुट को टोटल लेबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये याद है फॉर्मूला आपको, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर। तो जब आप टोटल प्रोडक्ट को टोटल लेबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपके पास? एपी आता है। तो ये हो गया एपी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवीसी और एपी में इनवर्स रिलेशन है। एवीसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एवरेज प्रोडक्ट। तो ये बात हो गई पहला कंक्लूजन। अब आगे चलते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। ठीक है ना? अब जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मैंने एक यूनिट लेबर का रखा, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितने से बदला? 500 रुपए से, क्योंकि वेज रेट तो 500 था ना। और अगर मैं 2 यूनिट लेबर का रखता तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितने से बदलता? 1000 रुपए से। और मैं अगर 3 रखता तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितने से बदलता? 1500 रुपए से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वेज रेट को चेंज इन यूनिट ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो आएगा वो क्या कहलाएगा? टोटल चेंज इन टीवीसी। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं चाहूं तो इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकता हूं ना, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एल। चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन यूनिट ऑफ लेबर, change in output due to change in unit of labor is what? Marginal product.
तो एमसी, तो ये हो गया मेरे पास एमपी। तो और एमसी और एमपी में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो एमसी और एमपी इनवर्सली रिलेटेड हैं। अब जरा ध्यान से मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। ये है आपका डायग्राम। ये मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्ट है, ब्लू कलर से मैंने बनाया है, और मैंने येलो कलर से बनाया है एवरेज प्रोडक्ट। ये एवरेज प्रोडक्ट है। ठीक। आपने अभी पढ़ा एमपी और एमसी इनवर्सली रिलेटेड हैं। तो जब आपका एमपी जब आपका एमपी बढ़ रहा था, ये देख रहे हैं आप, बढ़ रहा है ये। यस। जब आपका एमपी जो है बढ़ रहा था, तो आपका एमसी का क्या होगा? एमसी का क्या होगा? गिरेगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। तो आपका जो एमसी है वो गिर रहा है। जब एमपी मैक्सिमम है तब एमसी मिनिमम होगा, और जब एमपी गिरेगा तो आपका एमसी बढ़ेगा। देख लिया आपने? बिल्कुल उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। इसको कहते हैं वाटरशेड डायग्राम। पानी में देखे तो उल्टी तस्वीर नजर आती है ना, ये एमपी की उल्टी तस्वीर है एमसी। समझे? सिंपल। अभी तो देखो, ये आपके पास एपी है येलो कलर से, आपका एपी बढ़ रहा है तो एवीसी गिरेगा। दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं, अभी आपने पढ़ा यहां पर, दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर आपका एपी बढ़ रहा है तो एवीसी गिरेगा ना, तो मेरा एवीसी जो है वो गिरेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, एपी धीमी गति से बढ़ रहा है क्योंकि वो एमपी के नीचे है। तो इट मीन्स दैट एपी इज राइजिंग विद द स्लोवर पेस, सो एवीसी विल फॉल बट विद द स्लोवर पेस। नाउ at this point AP is a maximum, AVC is minimum. At this point, when AP is a maximum, AP is equal to MP. So when AVC is a minimum, AVC is equal to MC. जब AP मैक्सिमम होता है, AP MP बराबर होते हैं। तो जब AVC मिनिमम होता है ना, AVC MC बराबर होते हैं। अब AP आपका गिर गया तो AVC बढ़ेगा, लेकिन AP के गिरने की रफ्तार धीमी है, तो AVC के बढ़ने की रफ्तार धीमी होगी। तो ये बढ़ तो रहा है लेकिन धीमी गति से। ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा। 4 क्वेश्चंस करने के बाद आपका एपी एमपी और एसी एमसी के बीच का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर पाओगे। समझ गए? तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एपी है मेरे पास 15 और एमपी है मेरे पास 20। ऑप्शन ए, एमपी इज राइजिंग। बी, एमपी इज फॉलिंग। सी, AP is rising, और D, AP is falling। ठीक। देखिए, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। AP छोटा दिखाया गया है और MP बड़ा बताया गया है। तो आइए डायग्राम पर। MP छोटा है, सॉरी, AP छोटा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला फेज है, इसके इधर वाला फेज है। यस, ये वाला फेज है। तो अगर ये वाला फेज है तो यहाँ पर एमपी तो बढ़ रहा है, यस, देख रहे हैं आप, लेकिन एमपी घट भी तो रहा है, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। तो मैं क्या करूं? एमपी राइजिंग करूं? नहीं, घट भी तो रहा है। एमपी फॉलिंग करूं? नहीं, बढ़ भी तो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है कि एमपी बढ़ रहा है कि घट रहा है, दोनों हो सकता है। तो कंफर्मेशन तो नहीं है ना, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जब एमपी बढ़ा था तो आपका एपी जो बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। तो आंसर क्या होगा? एपी इज राइजिंग। एपी फॉल तो कर ही नहीं रहा है।
लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में होता ये इम्पॉसिबल टू टेल वेदर एमपी इज राइजिंग और फॉलिंग, तो आप ये कह सकते थे, क्योंकि आपको ये तो पता नहीं कि एमपी बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो यू कैन से दैट कि इम्पॉसिबल टू टेल वेदर एमपी इज राइजिंग और फॉलिंग। फिर ऐसी सिचुएशन में या तो आंसर ऑप्शन में ये होगा या फिर ऑप्शन में ये होगा, दोनों तो होंगे नहीं। अगर दोनों होंगे तो बोथ होगा आंसर, क्योंकि दोनों करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आगे बात। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब की बार मैंने क्या करा, एमपी को मैंने छोटा कर दिया है, एपी को बड़ा कर दिया है और एमपी को कर दिया है 15। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास फिर से 4 ऑप्शन है। एमपी इज फॉलोइंग, बी एमपी इज राइजिंग, सी एपी इज राइजिंग और डी एपी इज फॉलोइंग। देखो, एमपी छोटा है, तो एमपी छोटा है तो एमपी फॉल कर रहा है, यस। तो देखिए, फॉलिंग कर दें क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? देखो ना बेटा, एमपी तो तब भी फॉल कर रहा था जब वो बड़ा था, ये देख रहे हैं आप, इस वाले हिस्से में एमपी इज फॉलिंग, बट एमपी बड़ा है, तो एमपी इज फॉलिंग नहीं कर सकते। या तो आंसर होगा बोथ आर फॉलिंग, या फिर आंसर होगा एपी इज फॉलिंग, क्योंकि एमपी इज फॉलिंग अकेले गलत है, क्योंकि एमपी तब भी फॉल कर रहा था जब वो बड़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर होगा एपी इज फॉलिंग, या फिर आंसर होगा बोथ एपी एंड एमपी आर फॉलिंग। सिंपल। अब आ जाइए, ठीक इसी से मिलता जुलता सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब मैंने एसी लिया है 20 या 30 और एमसी लिया है मैंने 20। ठीक, अब उल्टा हो, ये देखिए, ये आपका एसी है और ये आपका एमसी है। अभी आपने डायग्राम बनाया, तो एसी बड़ा है, तो कहां पर बड़ा है? इस क्षेत्र में, इस वाले हाफ में, ये वाला जो फेज है, इस फेज में एसी बड़ा है। मैं कलर चेंज कर देता हूं पेन का, एसी को कर देता हूं येलो कलर से और एमसी को कर देता हूं व्हाइट रंग से, ये रहने देता हूं व्हाइट कलर से। अब देखिए, एसी बड़ा है ना, तो ये वाला फेज है, तो इस फेज में अगर आप देखें तो एमसी गिर भी रहा है और एमसी बढ़ भी रहा है, दोनों हो रहा है। तो आप क्या कहोगे? इम्पॉसिबल टू टेल वेदर एमसी इज राइजिंग और फॉलिंग। तो मेरे पास या तो ऑप्शन होगा ये, इम्पॉसिबल टू टेल वेदर एमसी इज राइजिंग और फॉलिंग, या तो मेरे पास ये ऑप्शन होगा, यस। या फिर क्या ऑप्शन होगा? एसी इज फॉलिंग। एमसी फॉलिंग नहीं बोल सकता, फिर मैं बोलूंगा एसी इज फॉलिंग, क्योंकि जब आपका एसी बड़ा था एमसी से तो एसी फॉल कर रहा था। देखिए, फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फॉल कर रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, यस। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन जो मैंने बता दिया आपको, इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कर पाएंगे। आप देखिए, एमसी को कर दिया मैंने बड़ा 30 और एसी को कर दिया मैंने छोटा 20। अब ये देखिए, यहाँ पर एमसी बड़ा है और एसी छोटा है, यस। तो ये वाला फेज है, तो इस फेज में क्या हो रहा है? एसी राइज कर रहा है। आप एमसी राइज करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एमसी तो देखो तब भी राइज कर रहा है जब वो छोटा था। तो एमसी राइजिंग अकेले बोलने में गलत हो जाएगा। या तो बोलो बोथ आर राइजिंग, या फिर सिंपली बोलो एसी इज राइजिंग। तो मैंने लिखा, या तो होगा बोथ एमसी एंड एसी आर राइजिंग,
या फिर होगा AC इज राइजिंग। समझ में आ गई बात? इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। आपका टाइम प्रीशियस है और मेरा भी टाइम प्रीशियस है। हम दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहे, इसी तरीके से आगे सीखते रहें और बढ़ते रहें। बाय बाय, शब्बा खैर, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए और कॉम्बैट में ज़रूर आइए।